नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको यूपी आर्मिनल की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें मैं अभी टेक्निकल पार्ट करा रहा हूं। तो इस वक्त मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं थ्योरी ऑफ मशीन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन सीरीज थ्योरी ऑफ मशीन्स की करा दी हैं। उसके पहले मैंने हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, इस थर्मोडायनेमिक्स और बॉयलर और उसके एसेसरी से संबंधित सवाल भी सॉल्व करा दिए हैं। अब जो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ थ्योरी ऑफ मशीन्स के ही चैप्टर्स के सवाल हैं। तो इसमें ये तीसरा पार्ट है। यदि आप इसके पहले के पार्ट को देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन सीरीज प्लेलिस्ट नाम से दे रखी है। और यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आप यूपी आर्मिनल की सैलरी और प्रमोशन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। ठीक, यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया जो है, वहाँ से जा करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज को। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, ए हुक जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट टू कोप्लेनर। तो दो मतलब किसको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है? कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल शाफ्ट, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल शाफ्ट, कोप्लेनर एंड पैरेलल शाफ्ट, नॉन कोप्लेनर एंड पैरेलल शाफ्ट। मतलब हुक जॉइंट का प्रयोग क्या जोड़ने के लिए किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि हुक जॉइंट का प्रयोग जो किया जाता है वो हुक जॉइंट का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नॉन कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। नॉन कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब हुक जॉइंट की संरचना कैसी होती है मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो जो हुक जॉइंट की संरचना होती है वो इस प्रकार होती है, जैसे ये एक शाफ्ट है तो इस पर इस प्रकार का एक हुक टाइप का संरचना बनाई जाती है। फिर उसके ऊपर एक क्रॉस लिंक होता है, उस क्रॉस लिंक से दूसरा हुक जुड़ा होता है, फिर ये हुक आगे जाता है। ठीक, इसको फिर इस हुक के दूसरे पार्ट पर भी सेम इसी प्रकार की संरचना बनाई जाती है। ठीक, क्रॉस लिंक और इससे ये दूसरी शाफ्ट जुड़ी होती है। ठीक, तो इस प्रकार से एक क्रॉस लिंक और 2 हुक की सहायता से एक हुक जॉइंट बनाया जाता है। हुक जॉइंट जो होता है हमेशा ही पेयर में होता है, मतलब 2 हुक जॉइंट मिलकर बनाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम कोई भी नॉन कोप्लेनर और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कोप्लेनर शाफ्ट के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन कोप्लेनर शाफ्ट के लिए अनेक डिवाइसेस उपलब्ध होती हैं, जैसे हम कोप्लेनर शाफ्ट है और साथ में वो क्या है पैरेलल भी है, तो हम लोग गियर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी कई प्रकार की कपलिंग्स यूज की जाती हैं। ठीक, तो हुक जॉइंट जो होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नॉन कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल शाफ्ट के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है ओल्डहम कपलिंग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओल्डहम कपलिंग क्या होती है? ओल्डहम कपलिंग का प्रयोग किया जाता है जब 2 शाफ्ट में मिस अलाइनमेंट होता है। मिस अलाइनमेंट मतलब उनके एक्सिस में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मिस अलाइनमेंट जब हो जाता है तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तब हम लोग ओल्डहम कपलिंग यूज़ करते हैं। ओल्डहम कपलिंग, ठीक, ओल्डहम कपलिंग यूज किया जाता है। ठीक, ओल्डहम कपलिंग्स में क्या किया जाता है? ओल्डहम कपलिंग का प्रयोग किया जाता है ठीक, जब फ्लेक्सिबल कपलिंग का जो मिस अलाइनमेंट को एनकाउंटर ना कर पाए, मतलब जो शाफ्ट इस प्रकार जोड़ी जा रही है उनमें थोड़ा सा अगर मिस अलाइनमेंट है तो हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज़ करेंगे। लेकिन मिस अलाइनमेंट थोड़ा ज़्यादा तो ओल्डहम कपलिंग यूज़ किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इन दोनों में क्या होता है? ओल्डहम कपलिंग तो लगभग जो इनपुट स्पीड होती है वही आउटपुट स्पीड भी देती है। मतलब ओल्डहम कपलिंग के कारण स्पीड में कोई अंतर नहीं आता है, मतलब दोनों को कपलिंग ही वर्क करती है। लेकिन जो हुक जॉइंट होता है, हुक जॉइंट को यूनिवर्सल जॉइंट भी कहा जाता है, उसके कारण क्या है? स्पीड में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसीलिए हुक जॉइंट का प्रयोग मतलब पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो इनपुट शाफ्ट की स्पीड है जो आउटपुट शाफ्ट की स्पीड दोनों सेम प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? हुक जॉइंट में मैं आपको बता देता हूं कि दोनों का स्पीड में अंतर क्या होता है। मान लीजिएगा ω1 इनपुट शाफ्ट की स्पीड है और ω2 क्या है? आउटपुट स्पीड शाफ्ट की स्पीड है। तो इन दोनों में जो रेशियो होता है वो होता है ω1/ω2 इक्वल टू होता है cos α1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा। ये सीधे सीधे फार्मूले को याद कर लीजिए, एग्जाम में फार्मूले
सीधा सीधा फार्मूला ही पूछा जाता है। इसमें अल्फा क्या है, इसमें अल्फा जो है वो हुक जॉइंट का एंगल है, एंगल ऑफ हुक जॉइंट, और थीटा क्या है, थीटा है शाफ्ट का रोटेशन, रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। तो फार्मूला एक बार फिर से याद कर लीजिए कि ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया हुक जॉइंट एंड ओल्डहम कपलिंग के बारे में। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, ये हम लोग को सही जोड़ी के रूप में दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि मैच लिस्ट 1 प्रिंसिपल और मेथड है विद लिस्ट 2 करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन जहां उसका यूज़ किया जाता है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक, तो दिया है ए क्लेन्स कंस्ट्रक्शन, बी कैनेडीज थ्योरम, सी डिएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी ग्रुबलर्स रूल। ठीक, और दिया हुआ है इसके ऑप्शन दिए, तो हम ऑप्शन पढ़ते जाते हैं, ऊपर मिलाते जाते हैं। तो पहले उन्होंने दिया इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द लीकेज, ठीक, लिंकेज। ठीक, देखिए इंस्टेंटेनियस सेंटर किसी लिंक का प्राप्त करने के लिए जो होता है वो कैनेडीज थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कैनेडीज थ्योरम का। अभी मैं आगे जब आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में बताऊंगा तो उसमें आपको कैनेडीज थ्योरम भी बढ़िया से बता दूंगा। ठीक, तो कैनेडीज थ्योरम ये कहता है कि कैनेडीज थ्योरम बताता है कि अगर लिंक इस प्रकार से है कि अगर तीन बॉडीज हैविंग द कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन, अगर तीन बॉडी के बीच में कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन है तो उनके जो तीन इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे वो एक ही लाइन होंगे, लाइस इन द सेम लाइन। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा बी, तो बी के लिए 1 किसमें दिया है, यहाँ और यहाँ दिया हुआ है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई यहाँ का आंसर होगा। उसका दिया रिलेटिव एसेलरेशन ऑफ लिंकेज, लिंकेज का रिलेटिव एसेलरेशन कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो उसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक, उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है क्लीन्स कंस्ट्रक्शन। ये जो होता है क्लीन्स कंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए क्लीन्स कंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है। क्लीन्स कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो सिलसिले हम आपको बना के इस कई तरीके से बनाया जाता है, उसको मैं किसी दिन लेक्चर की क्लास में आपको बताऊंगा क्लीन्स कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट है और आपके एग्जाम में उसका कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, तो इसलिए आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि जो क्लीन्स कंस्ट्रक्शन होता है उसका प्रयोग किया जाता है लिंकेज का। देखिए जो हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम बनाते हैं उसी को उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बनाकर दिखाया है। तो ये इसका काम क्या होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ लिंकेज ए। तीसरा दिया है मोबिलिटी ऑफ द लिंकेजेस। ठीक, लिंकेज की मोबिलिटी मतलब क्या है कि वो कंस्ट्रेंड है कि नहीं है, कि सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड है, या फिर उसका डिग्री फ्रीडम 1 है 2 है, तो क्या है मोबिलिटी है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, गर्बरर्स रूल यूज़ करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और डायनेमिक फोर्सेस इन लिंकेजेस, इसके लिए डिएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा BADC। तो ठीक, तो BADC सॉरी बी, तो मतलब बी के लिए 1, ए के लिए 2, डी के लिए 3 और इसके लिए 4। तो क्या हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 किसमें, 2 1 4 3 डी में है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सीधे सीधे बस आपको ये याद रखना है कि क्लीन्स कंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सिंगल सिलेंडर पिस्टन डायग्राम के वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम बनाता है। सिंगल सिलेंडर पिस्टन जो मैकेनिज्म होता है उसका हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम क्लीन्स कंस्ट्रक्शन से बना सकते हैं। कैनेडीज थ्योरम क्या होता है, तो कैनेडीज थ्योरम कहता है कि यदि तीन बॉडीज एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन में हैं तो उन तीनों के जो तीन इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे वो हमेशा एक सीधी लाइन में होंगे। तीनों बॉडी के और सभी इंस्टेंटेनियस सेंटर एक सीधी लाइन में होंगे। ठीक, मतलब एक डायरेक्ट लाइन में होंगे। अभी मैं उसका प्रयोग करके भी आपको बता दूंगा। ठीक, तो चौथा डिएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है, डायनेमिक फोर्सेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और ठीक, और चौथा है ग्रबलर्स रूल। ग्रबलर्स रूल का प्रयोग क्यों किया जाता है, ग्रबलर्स रूल का प्रयोग किया जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मैकेनिज्म प्रोड्यूसेस इंटरमिटेंट रोटरी मोशन फ्रॉम इंटरमिटेंट रोटरी मोशन। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैकेनिक्स प्रोड्यूसेस इंटरमिटेंट रोटरी मोशन फ्रॉम कंटिन्यूअस रोटरी मोशन। मतलब कंटिन्यूसली रोटरी मोशन दे तो कौन है जो उसको इंटरमिटेंट रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देगा। तो बारी बारी करके देख लेते हैं। सबसे पहले विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म।
विथवर्थ रिटर्न मैकेनिज्म किस प्रकार का होता है? वो एक फिक्स लिंक होती है और जिससे एक क्रैंक लगी होती है। इस क्रैंक एक स्लॉटेड लीवर लगा होता है, मतलब एक स्लॉटेड लीवर लगा होता है जिसमें अंदर एक स्लाइडर होता है। ठीक, उस स्लाइडर से इससे कनेक्ट होता है तो ये क्रैंक लगातार घूमती है। ठीक, जिसके कारण ये स्लॉटेड लीवर इस प्रकार से ऑसिलेट करता रहता है। और इससे क्या है, एक जुड़ा होता है लीवर और उससे जुड़ा होता है टूल। ठीक, तो ये क्या करता है, ये कंटिन्यूसली मतलब ये कंटिन्यू मोशन करता रहता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक जो रोटरी मोशन हो रहा है उस रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो पहला आंसर तो इसका नहीं हो सकता। ठीक, अब दूसरा इन्होंने कहा है कि दूसरा क्या है, स्कॉच योक मैकेनिज्म। तो स्कॉच योक मैकेनिज्म किस प्रकार का होता है? स्कॉच योक मैकेनिज्म में एक यहाँ पर लिंक होती है, उससे क्रैंक जुड़ी होती है। इस क्रैंक में एक स्लाइडर होता है जो कि एक स्लॉटेड इस प्रकार का एक स्लॉटेड पार्ट होता है, उससे जुड़ा होता है। तो इसके अंदर ये क्रैंक लगातार रोटेट करती रहती है, जिसके कारण ये स्कॉच योक लगातार कंटिन्यूसली क्या करता है, इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता रहता है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है जेनेवा मैकेनिज्म। हाँ, तो जेनेवा मैकेनिज्म क्या करता है, इंटरमीडिएट मतलब कंटिन्यूसली रोटरी मोशन को इंटरमीडिएट रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्या था, जेनेवा मैकेनिज्म इस प्रकार से स्लॉटेड पार्ट होते हैं और ये एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े होते हैं। जेनेवा मैकेनिज्म में इस प्रकार की एक संरचना होती है। ठीक, इसका क्या प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है लेथ में टूल चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो जैसे ये तो क्या कहता है, रोटरी मोशन में जैसे क्या करता है, रोटरी मोशन में ये जुड़ा होता है टूल बार से, मतलब जैसे एक टूल बार है, मतलब टूल होल्डर है, तो जब एक से अधिक टूल एक साथ लगाए जाते हैं तो ये क्या करता है कि पहले एक टूल वर्क करेगा फिर दूसरा टूल वर्क करेगा। तो ये क्या करता है, जैसे एक फीड समाप्त होती है, मतलब एक रोटेशन समाप्त होता है, मतलब एक वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद ये उस टूल होल्डर को रोटेट कर देता है, जिसके कारण दूसरा टूल होल्डर वर्क पर आ जाता है, वर्क करने लगता है। तो जेनेवा मैकेनिज्म क्या करता है, इंटरमीडिएट रोटरी मोशन करता है, कंटिन्यूअस रोटरी मोशन से इंटरमिटेंट रोटरी मोशन जनरेट करता है। तो जेनेवा मैकेनिज्म लगातार घूमता रहता है, लेकिन ये टूल होल्डर को इंटरमिटेंटली ही घुमाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा मैकेनिज्म सी। ठीक, लेकिन और फिर चौथा इलेप्टिकल ट्रामल। तो देखिए इलेप्टिकल ट्रामल की संरचना किस प्रकार से होती है, इलेप्टिकल ट्रामल इस प्रकार का होता है जीसस के क्रॉस की तरह, और इसमें दो स्लाइडर इस प्रकार से लगे होते हैं और उन स्लाइडर से एक इस प्रकार से लीवर लगा होता है। ये दोनों स्लाइडर इस तरह से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ठीक, और उसका ये जो पॉइंट है, ये अगर हम इस स्लाइडर को मोशन करेंगे तो इसमें क्या है, ये एक दीर्घ वृत्त बनाने का काम आता है। तो ये क्या करता है, एक तरह से हम मान सकते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये हम इलेक्ट्रिकल ट्रामल रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी, जेनेवा मैकेनिज्म इसका आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू एग्जाम्पल ऑफ सिलेंड्रिकल पेयर। ठीक, सिलेंड्रिकल पेयर से संबंधित निम्नलिखित में कौन कौन से उदाहरण सिलेंड्रिकल पेयर के हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं सिलेंड्रिकल पेयर होता क्या है। सिलेंड्रिकल पेयर होता है मतलब एक सिलेंडर हो, ठीक, एक सिलेंड्रिकल कोई वस्तु, सिलेंड्रिकल वस्तु दूसरे सिलेंड्रिकल पार्ट के होल्ड के भीतर हो। तो इसमें जो पेयर बनता है वो कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल पेयर बनता है। एक सिलेंड्रिकल पार्ट दूसरे सिलेंड्रिकल पेयर के भीतर हो, लेकिन ध्यान रहे कि आप देखो इसमें दो तरह का मोशन संभव होने चाहिए। नंबर एक, ये तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो, और दूसरा ये अपने एक्सिस पर रोटेट करने में भी संभव हो। ठीक, मतलब ये रोटेट भी कर सके, मतलब अंदर जो बॉडी है ये अपनी जगह एक्सिस पर रोटेट भी कर सके, साथ में इसमें रेसिप्रोकेशन भी हो सकता हो। तो जब दोनों चीज़ें संभव हो जाती हैं तब हम उसको सिलेंड्रिकल पेयर कहते हैं। ठीक, तो चार आंसर दिए, हमको उसमें चूज कर लेते हैं। पहला दिया पिस्टन एंड सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन। तो आईसी इंजन का पिस्टन एंड सिलेंडर, तो एक ही सिलेंडर होता है, सिलेंडर के भीतर ये पिस्टन होता है। ठीक, ये पिस्टन देखिए ऐसे रेसिप्रोकेट करता है। ठीक, लेकिन ये अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि इससे कनेक्टिंग रॉड जुड़ी होती है ना, तो ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी होती है जिसके कारण ये अपने एक्सिस पे रोटेट उसको नहीं करने देती है। ठीक, तो ये क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल पेयर का उदाहरण नहीं है। दूसरा है
शाफ्ट सपोर्टेड बाय फुट स्टेप बेयरिंग। ठीक, फुट स्टेप बेयरिंग इसमें शाफ्ट मतलब जो उपस्थित है, तो फुट स्टेप बेयरिंग क्या होती है, इस प्रकार की शाफ्ट होती है और इसकी चारों तरफ ऐसी बेयरिंग होती है। ठीक, मतलब उसी बेयरिंग में ऐसे रखी होती है ना। तो क्या है इसमें, ये फुट स्टेप बेयरिंग रेसिप्रोकेट भी कर सकती है, अपने स्थान पर रोटेट करने में भी संभव है ना। ओके, रोटेट करने में भी संभव है और रेसिप्रोकेट भी कर सकती है। तो ये किस प्रकार का पेयर है, ये सिलेंड्रिकल पेयर है। ठीक, तो ये दूसरा आंसर सिलेंड्रिकल पेयर है। तीसरा डॉक्टर्स इंजेक्शन सिरिंज, डॉक्टर्स की इंजेक्शन की जो सिरिंज है, ठीक, तो उसमें क्या है, इस सिरिंज अगर आप देखें तो उसके अंदर जो सिलेंड्रिकल पेयर इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पे इंजेक्शन दबाने वाला होता है, उसको प्रेस करने वाला, तो इसको अगर हम ये घुमाएं तो ये अपनी जगह पे घूम भी जाता है ना, और साथ में रेसिप्रोकेट भी कर लेता है। तो ये भी सिलेंड्रिकल पेयर का उदाहरण है, डॉक्टर्स इंजेक्शन सिरिंज। फिर चौथा दिया है ए स्क्रू ड्राइवर ऑपरेटिंग इन ए स्क्रू। तो ये जो होता है ये कैसा हो जाता है, और ये क्या होता है, ये इसमें अगर ये इस प्रकार से स्क्रू है, स्क्रू पे जब अगर नट को घुमाते हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ता है ना। तो जब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही बढ़ता है तो ये क्या है, ये किस प्रकार हेलिकल पेयर हो जाता है। ठीक, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर सिलेंड्रिकल पेयर में कौन कौन हो जाएंगे, सिलेंड्रिकल पेयर में देखिए ये जो है पिस्टन एंड सिलेंडर ऑफ आइसिन स्लाइडिंग पेयर है, तो ये नहीं होगा। शाफ्ट सपोर्टेड बाय फुट स्टेप बेयरिंग सिलेंड्रिकल पेयर है। डॉक्टर्स इंजेक्शन सिरिंज सिलेंड्रिकल पेयर है। स्क्रू ड्राइवर ऑपरेटिंग ऑन अ स्क्रू ये कैसा है, हेलिकल पेयर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए कोई भी पेयर है उसको आपको जब तक रिलेटिव मोशन उसका नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि वो किस प्रकार का पेयर है। तो मैंने आपको विभिन्न प्रकार के पेयर के बारे में पिछले वाली क्वेश्चन सीरीज मतलब QS20 में बता ही दिया है। ठीक, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो, वहाँ मैंने अधिक विस्तार से बताया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड सेंटर इज 160 mm and driving crank is 80 mm long. The ratio of time taken by cutting and return stroke is। ठीक, तो देखिए अब देखिए ये है क्विक रिटर्न मैकेनिक्स का सवाल है। तो क्विक रिटर्न मैकेनिक्स पहले देख लीजिए होता कैसा है, वो मैंने अभी आपको पीछे शॉर्ट में बताया था। ये देखिए यहाँ क्या होता है, ये 2 लिंक फिक्स होती हैं। मान लीजिए इन लिंकों को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये मान लीजिए O है, ये O डैश है। ठीक, ओके, और इस पे एक क्रैंक होती है जो कि लगातार रोटेट करती रहती है इस प्रकार के एक सर्कल में। ठीक, और इस पर एक स्लॉटेड लीवर होता है जो इससे कनेक्टेड होता है। ठीक, यहाँ वो स्लॉटेड लीवर भी इसी O पॉइंट पर ही फिक्स होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक स्लाइडर की सहायता से इसके साथ कनेक्टेड होता है। तो ये लिंक अपने रास्ते जैसे जैसे घूमती है तो ये स्लॉटेड लीवर इस प्रकार से मोशन करते करते इस तरह से आता रहता है। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो लिंक है यहाँ पे जो क्रैंक रोटेट होती है तो ये 2 बार, एक बार इस एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक बार इस एक्सट्रीम पॉइंट पे, 2 एक्सट्रीम पॉइंट पे इसके साथ टेंजेंशियल हो जाता है। मतलब क्रैंक और स्लॉटेड लीवर के बीच का जो एंगल हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो जब 2 स्थानों पर इसका जो क्रैंक का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो इन मान लीजिए कि ये जो एंगल है मतलब ये इस टेंजेंशियल होने से इस टेंजेंशियल होने तक जो क्रैंक का ये वाला एंगल है। ठीक, मतलब सीधे कि ये जो तो इस समय जो होता है इसमें कटिंग नहीं होती, इसमें रिटर्न हो रहा होता है। ठीक, तो इसको हम लोग मान लीजिए बीटा एंगल कहते हैं। और ये जो एंगल है ऊपर का जो बड़ा वाला एंगल है तो इस समय कटिंग हो रही, तो इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। ठीक, तो जो कटिंग स्पीड होती है यानी कटिंग रेशियो होता है वो इन्हीं दोनों एंगल का अनुपात होता है। इन्हीं दोनों एंगल का क्या होता है, अनुपात होता है। तो ये देखिए क्या होता है, सीधे सीधे समझिए, इन्होंने कटिंग रेशियो पूछा है। ठीक, तो देखिए कटिंग रेशियो मतलब क्या होता है, कटिंग रेशियो का फार्मूला पहले जान लीजिए। कटिंग रेशियो मतलब होता है, कटिंग रेशियो मतलब कि टाइम टेकन फॉर कटिंग, मतलब टाइम टेकन कटिंग के समय कितना टाइम ले रहा है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर रिटर्न स्ट्रोक के समय कितना, रिटर्न स्ट्रोक का टाइम कितना है। मतलब टाइम टेकन फॉर कटिंग
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय रिटर्न स्ट्रोक, मतलब रिटर्न के समय कितना कटिंग समय ले रहा है। मतलब सीधे सीधे हम लोग कटिंग होती है ठीक स्लॉटेड लीवर मतलब सेपर में, तो क्या जब कटिंग होती है, कटिंग के समय हमको चाहिए कि टूल्स क्या है स्लो मोशन करे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से मोशन करेगा तो क्या उसमें चिप्स के चांस क्या होगा, चांसेस चिप्स जो बनेंगी वो उसके टूल के टूटने के चांसेस होते हैं, या फिर टूल में क्या कहते हैं किसी प्रकार के जो हम फिनिशिंग प्राप्त होगी उतनी अच्छी प्राप्त नहीं होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि जब कटिंग के लिए अधिक समय प्राप्त हो, क्योंकि रिटर्न के टाइम क्या है आइडल समय है, तो उस समय क्या है रिटर्न टाइम आइडल टाइम है, तो उसको हम लोग चाहते हैं मिनिमम टाइम, क्योंकि वहाँ पे हम लोग टूल का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है जो मिनिमम टाइम होता है, अभी जो हमने आपको बता के, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा टाइम टेकन फॉर कटिंग डिवाइडेड बाय रिटर्न टाइम फॉर रिटर्न स्ट्रोक के समय जो समय है, दोनों का अनुपात जो आएगा वही क्या हो जाएगा कटिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये जो होता है ये अल्फ़ा अपॉन बीटा के बराबर होता है। इसको हम क्या, इसकी वैल्यू कितनी आती है अल्फ़ा अपॉन बीटा, क्योंकि जितना एंगल टर्न करेगा उतना ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि क्रैंक तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही होती है। ठीक, तो इन्होंने सवाल जो दिया है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने कहा इन ए क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड सेंटर इज़ 160 mm। मतलब देखिए जो दिया है इन्होंने ये जिसे हम ओ डैश कह रहे थे, ये इन्होंने दिया है ये 160 mm दिया हुआ है। ठीक, एंड द ड्राइविंग क्रैंक इज़ 80 mm लॉन्ग। जो ड्राइविंग क्रैंक है ये वाली ये 80 mm है। ठीक, मतलब अगर इस पॉइंट को हम लोग ओ कहें, इसे ओ डैश कहें और इसको ए कहें, तो ओ ए जो दिया 80 mm दिया है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक इज, इन्होंने टाइम टेकन फॉर कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक दोनों का रेशियो पूछा है, उसी को हम लोग कटिंग रेशियो कहते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसको मान लीजिए इस तरह से एक रिटर्न, तो यहाँ पे क्या है टेंजेंशियल इधर एक बार टेंजेंशियल होगी, एक बार टेंजेंशियल इधर होगी, तो ये जो एंगल होता है पूरा क्या होता है बीटा होता है। तो सबसे पहले तो जो जिसका हाफ होगा वो कितना हो जाएगा बीटा बाई 2 हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, देखिए ये हम लोग के पास जो एंगल है ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका कर्ण हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू 160 दी है हाइपोटेन्यूज की, और ये इसका क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाएगा कॉस बीटा बाई 2, क्योंकि हाफ एंगल है तो कॉस बीटा बाई 2 बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 80 बटे 60 160, तो एक कॉस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और कॉस में बीटा कॉस तो बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी, मतलब 1/2 कब वैल्यू होती है 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की। ठीक, तो बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा बाई 2 की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। जब तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बीटा की वैल्यू हो जाएगी 120। जब बीटा बाई 2 की वैल्यू 60 है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो टोटल एंगल, ठीक टोटल एंगल कितना था, टोटल एंगल 360 होता है ना, क्रैंक 360 डिग्री रोटेट करती है, तो इसमें बीटा का वैल्यू ये बीटा की वैल्यू थी, तो बीटा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल ली 120 निकाल ली थी। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 में से 120 चली जाएगा, तो कितना जाएगा 240 हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा है कि टाइम टेकन बाय कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक के समय कितना समय लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा हो जाएगा, और रिटर्न स्ट्रोक के समय कितना समय लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा हो जाएगा। तो यही इन्होंने पूछा है, इसे कटिंग रेशियो कहते हैं। तो ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 120, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा मित्रों, इसका आंसर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला प्रश्न है द मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स इन अ कंस्ट्रेंट प्लेनर मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग रिवॉल्यूट पेयर एंड 2 हायर पेयर इज। देखिए अभी तक आपको नंबर ऑफ लिंक्स दी जाती थी और डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया जाता था, और उसके आधार पे आपको उसका क्या कहते हैं मतलब सीधे सीधे आपको नंबर ऑफ लिंक दिया जाता था, हायर पेयर जैसे लोअर पेयर दिया जाता था, आपको नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता था। ये जो सवाल इन्होंने पूछा है ये मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स मतलब एल की वैल्यू निकालनी है इन कंस्ट्रेंड प्लेनर मैकेनिज्म, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है 1, मतलब फुल्ली कंस्ट्रेंड मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। प्लेनर मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग रिवॉल्यूट पेयर्स, ठीक जिसमें रिवॉल्यूट पेयर है
एंड 2 हायर पेयर्स हैं, और किसमें कितने कितने हैं, हायर पेयर्स हैं। मतलब सीधा सीधा कहा है इन्होंने कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 1 है और उसमें रिवॉल्यूट पेयर है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट प्लेन इन्वॉल्विंग रिवॉल्यूट पेयर एंड 2 हायर पेयर। ठीक, तो इसका आधार पे हमको इसमें मिनिमम नंबर ऑफ लिंक इन्होंने पूछा है। इसमें देखिए रिवॉल्यूट पेयर के नंबर नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ हायर पेयर दिए हुए हैं, 2 ठो हैं। तो हम जानते हैं देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यफ इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू n माइनस 1 माइनस 2j माइनस h, है ना। ठीक, तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया है, वो f की वैल्यू 1 हो गई, माइनस 3 n नंबर ऑफ लिंक हमको निकालना है। ठीक, इन माइनस 2j क्या है, j की वैल्यू भी देखिए यहाँ पे क्या है, हम अननोन है। नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या है, अननोन है। मतलब रिवॉल्यूट पेयर जो होते हैं हायर पेयर होते हैं, जॉइंट्स होते हैं ऐसा। ठीक, तो उससे क्या करते हैं यहाँ पे j की वैल्यू भी अननोन है, माइनस h की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है, 2 दे रखी है ना। तो इसको पहले सॉल्व करके एक सिंपल सवाल बना लीजिए। ठीक, तो इन्होंने पूछा है कि ये बन जाएगा आपका 3 इंटू एन, तो 3n हो जाएगा। ठीक, माइनस 2j हो जाएगा, इक्वल टू अंक रख लेते हैं तो -3 -2 -5 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 6, है ना, हो जाएगा -3 -2 मतलब -5 हम इक्वल टू उस तरफ जाएगा 6। तो मतलब हमारा जो फार्मूला बन गया वो बन गया 3n - 2j इक्वल टू 6, 3n - 2j इक्वल टू 6। हमने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ लिंक, मतलब L की वैल्यू मिनिमम कितनी रखेंगे। तो देखिए अब अगर देखिए ध्यान रखिए कि जो नंबर ऑफ लिंक है वो हमेशा 1 2 3 4 इस प्रकार से होंगे, मतलब कभी पॉइंट में नहीं हो सकते, हमेशा पूर्ण संख्या होगी। और जे भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक, तो हमको क्या करना है कि जो आंसर दिए हुए हैं उन्हीं को बारी बारी यानी कि जहाँ रखना है और जे की वैल्यू निकालनी है। अगर जे की वैल्यू क्या आती है, अगर जे की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब पॉजिटिव और पूर्णांक में आती है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ लिंक कितना है, 3 दिया है, तो हम 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 इस तरफ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा। अगर इसका हम 3 रख के देखेंगे यानी इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो जे की वैल्यू क्या आती है, जे की वैल्यू आती है 3 त्रिका 9, उस तरफ जाएगा तो 9 6 15, 15 में 15 नहीं -3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 इस तरह -3/2 मतलब 3/2 आती है, मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक, तो मतलब ये अब मतलब 3 से हमारा काम नहीं चलेगा, तो 4 रख के देखते हैं। 4 यानी इक्वल टू 4 रखिए, यानी इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 3 12 इस तरफ जाएगा तो -6, 6/2 तो कितना हो जाएगा 3, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसमें देखिए ट्विस्ट क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। तो यानी इक्वल टू 4 रखा हमने तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पर हमने देखा कितना 4 3 12 उस तरफ गया तो -6/-2 बराबर 3 आ गया। तब देखिए अगर आप तो देखिए यहाँ पे जे की वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर लिंक किसी प्रकार का भी हो और उसमें सिर्फ 3 जॉइंट हो, उसमें क्या हो 3 जॉइंट हो, तो वो क्या होंगे, वो हमेशा ही क्या होगा, मतलब फिक्स्ड फ्रेम बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, फिक्स्ड फ्रेम बन जाएगा, इसीलिए भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक, यहाँ पे यही बात ध्यान रखने वाली थी। अगला ले लेते हैं, 5 रखेंगे तब भी नहीं आएगा। अगर हम 6 रख के देखें तो 6 रख के देखें तो कितना, 6 3 18, 18 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -12/2 तो बराबर 6 आ जाएगा। ठीक, तो 6 रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 रख के भी देख सकते हैं तो 5 3 15, 15 उस तरफ जाएगा तो 6 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 9, 9/2 करेंगे तो 4.5 आएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ जॉइंट 3 हैं तो कभी मैकेनिज्म नहीं बनता है, वो हमेशा फिक्स्ड फ्रेम बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 मतलब डी। ये ठीक, इसमें कौन सी विशेष बात ध्यान रखनी थी कि इसमें हमारे जे की वैल्यू 3 आ रही थी। ठीक, तो अगर जे की वैल्यू हम लोग 3 रख रहे थे तो जे नंबर ऑफ जॉइंट अगर 3 हैं तो वो हमेशा फिक्स्ड फ्रेम ही बनता है, वो कंस्ट्रेंट मोशन नहीं देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ए rigid the disc rolling on a plate rigid surface is located at।
अब देखिए हम आपको इसमें पहले आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, किस चीज़ का इंस्टेंटेनियस सेंटर किस जगह पर होगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है। इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है कि जब कोई बॉडी मूव कर रही किसी लिंक में, मान लीजिए 4 बार मैकेनिज्म है, ठीक, 4 बार मैकेनिज्म, तो इसमें क्या है, कोई भी लिंक जो रोटेट कर रही हो तो दूसरे लिंक के सापेक्ष, अगर प्योर रोटेशन में माना जाए तो किस पॉइंट के सापेक्ष प्योर रोटेशन में होगी। ठीक, मतलब जिस पॉइंट के सापेक्ष कोई लिंक प्योर रोटेशन में होती है उसी सेंटर को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस सेंटर। मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर इज द सेंटर वेयर द लिंक इज अबाउट विच द लिंक इज इन प्योर रोटेशन, पूरी तरह से रोटेशन होती है, इसमें किसी प्रकार ट्रांसलेशन नहीं हो रहा होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कह रहेंगे, इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये आप प्योर रोटेशन में है। तो अब किसी चीज़ का इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पर होता है ये कैसे पता करेंगे। देखिए, अब देखिए अगर दो जॉइंट, अगर पिन जॉइंट मतलब इस प्रकार से जॉइंट जुड़े हुए हैं और इस लिंक को हम लोग 1 कहें, इस लिंक को 2 कहें, तो ये जो होगा ये इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा I12, लिंक 1 का 2 के सापेक्ष जो होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। ओके फ्रेंड्स, और ठीक, तो लिंक 2 का सापेक्ष मतलब 1 का 1 के सापेक्ष, 1 का 2 का सापेक्ष। देखिए इंस्टेंटेनियस सेंटर चाहे I12 जो होगा वो I21 भी होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो I21 होगा वो I12 भी होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। तो जब कोई इस प्रकार का लिंक जॉइंट होता है वो देखो पिन जॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर उन दोनों के जॉइंट पर होता है। दूसरा, अगर कोई इस प्रकार का कर्ड सरफेस है और उसके ऊपर कोई डिस्क रोल कर रही है, ठीक, कर्ड सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, किसी प्रकार का सरफेस है, और दूसरी डिस्क जो उसके ऊपर रोल कर रही है, इस डिस्क को अगर हम 1 कहें, इसको 2 कहें, तो उनका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो इस दोनों के कांटेक्ट पॉइंट पर होगा। तो ये इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा। मतलब कोई भी डिस्क अगर किसी सरफेस पर रोल कर रही है, फ्लैट सरफेस हो, इस प्रकार से अगर हो, तो यहाँ पे जो होगी इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर इस जगह पे होगा। फ्लैट सरफेस पर अगर रोल कर रही है तो यहाँ पे जो टच करे तो यहाँ पे इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। तो इस प्रकार से रोलिंग डिस्क का इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल सकते हैं। अब स्लाइडिंग डिस्क का कैसे निकालेंगे, स्लाइडिंग पार्ट का। ठीक, स्लाइडिंग पार्ट का कैसे निकालेंगे कि अगर ये किसी समतल सतह पर कोई डिस्क स्लाइड कर रही है, मतलब रेसिप्रोकेट कर रही हो, तो जो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो, मान लीजिएगा ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर I2 होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी पे होगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में किसी जगह इन्फिनिटी पर होगा। ठीक, इन्फिनिटी पे होता है। अब अगर कोई लिंक इस प्रकार से स्लाइड कर रही हो इसी प्रकार हम लोग के पास कोई कन्वेक्स स्पेस प्लेस है और उस पर कोई लिंक इस प्रकार से स्लाइड कर रही हो, ठीक, इसके ऊपर स्लाइड कर रही हो, तब उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होगा, तब उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा, ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे हम इस जो कर्व है इस कर्व पे एक टेंजेंट पर नॉर्मल खींचेंगे और वो जो 2 नॉर्मल जहाँ जाके कट कर देंगे वही इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी कनकेव पे कोई डिस्क स्लाइड, कनकेव पे कोई मतलब कोई स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, तब इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा, कर्व पे हम लोग एक नॉर्मल खींचेंगे और वो नॉर्मल जहाँ जाकर एक दूसरे कट कर देंगे वही उसका एक इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के पार्ट्स के इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होंगे, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर की वैल्यू होती है NC2। ठीक, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ लिंक है, n नंबर ऑफ लिंक है तो उसके जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगी उसकी वैल्यू होगी NC2, क्योंकि दो लिंक मिल करके उसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर बनाते हैं, तो इसकी वैल्यू जो होती है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। सीधे ये फार्मूला याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई
2। ठीक, n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स है, n क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स है। ठीक फ्रेंड्स, अब तो नंबर ऑफ लिंक्स है। अब इसी में हम एक देखिए कि कैनेडीज थ्योरम भी होता है। तो कैनेडीज थ्योरम क्या होता है, कैनेडीज थ्योरम होता है कि अगर दो लिंक मतलब तीन बॉडीज़ हैं, तीन बॉडीज़ इस प्रकार हैं कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, तीसरी बॉडी ये है, और इसको 1 कहें, 2 कहें, इसको 3 कहें, तो देखिए अगर तो यहाँ पे क्या होगा, तो इनके जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे हमेशा एक सीधी लाइन में होंगे। ठीक, इसका उदाहरण हम आपको 4 बार मैकेनिज्म बना के दिखाते हैं। ठीक, जैसे ये है एक आपकी 4 बार मैकेनिज्म है, इसमें चारों लिंक का नाम दे दीजिए। फिक्स लिंक हमने 1 कहा, इस लिंक को 2 कहा, इस लिंक को 3 कहा, इस लिंक को 4 कहा। ठीक, सबसे पहले इसमें कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। तो n कितना है, 4 इंटू n माइनस 1 कितना जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो इसके कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होने चाहिए, इसमें इनके 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर होने चाहिए। तो हम 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल लेते हैं। देखिए लिंक 1 और 2 यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया 1, 2। अब ये अगर ये 2 और 3 यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा, 2 एंड 3। इसको 2 कहिए या 2 या 3 2 कहेंगे तब भी सही है। ये क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा I3 4, और ये हो जाएगा I4 1 या 1 4। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल लिए। अब 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर और निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमने बताया कैनेडीज थ्योरम के अनुसार अगर 3 लिंक हैं, ठीक, तो उनके इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होंगे, एक सीधी लाइन में होंगे। ठीक, तो देखिए ये लिंक है 1 2 2 3, तो मतलब 3 भी जो होना चाहिए इसी लाइन में कहीं होना चाहिए। ठीक, और इसमें क्या है 4 1 1 4, और 4 भी क्या होना चाहिए, देखिए 1 3, तो 4 है, देखिए दोनों में कॉमन है, तो लिंक 4 के दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं। लेकिन लिंक 3 का इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ 2 3 है, 3 4 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे जो हमको दोनों कट करेंगे, मतलब इस जो लिंक है इस लिंक को सीधा आगे की ओर बढ़ाना है। ठीक, दोनों जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे देखिए यहाँ पे हमको 1 2 2 3, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे जो हमको प्राप्त होगा वो 1 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, लिंक इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 3। देखिए इस लाइन को हमने बढ़ाया है, तो इसमें देखिए 1 2, इस पॉइंट पे 1 2 है, इस पॉइंट पे 2 3 है, दोनों में कॉमन है तो 2 का हट जाएगा, और 1 और 3 बचता है, तो 1 और 3 यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर हम लोग, ये हो गया पांचवा इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गए। छठवां इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना चाहते हैं तो देखिए इस लाइन को इस लाइन को बढ़ाइए। देखिए दोनों डायरेक्शन में, इधर से बढ़ाएंगे इधर से ही बढ़ाएंगे, दोनों डायरेक्शन में इस लाइन को ही बढ़ाएंगे। ये या तो इस तरफ कट करेगी या तो इस तरफ कट करेगी, या तो इस तरफ कट करेगी, क्योंकि दोनों कोई भी 2 लाइनें क्या होगा, अगर नॉन पैरेलल नहीं तो एक ही साइड कट करेंगे। तो ये क्या है, इस तरफ जाके कट कर रही है ना, इस तरफ कट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा इंस्टेंटेनियस सेंटर है, 4 1, और यहाँ पे कितना है 1 2, तो 1 कॉमन है, तो यहाँ पे जहाँ दोनों कट करेंगे वहाँ कौन सा इंस्टेंटेनियस सेंटर प्राप्त होगा हमको। देखिए 4 1 कॉमन है तो 2 4 प्राप्त होगा। कौन सा इंस्टेंटेनियस सेंटर प्राप्त होगा, 2 4। अब कोई इंस्टेंटेनियस सेंटर बचता नहीं है, 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गए। अब अगर हम देखिए कोई भी 2 लिंक को आप ले लीजिए जो एक दूसरे को, जहाँ ठीक एक दूसरे को सच में एक दूसरे को मिल रही हैं। ठीक, कोई भी 2 लिंक ले लीजिए, इसको ले लीजिए तो यहाँ मिल रही हैं, इसको ले लीजिए तो यहाँ मिल रही हैं। ठीक, और फिर कोई भी 2, तो देखिए क्या होता है 4 बार मैकेनिज्म। इसी प्रकार से हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, सीधे इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर, सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर जितने लिंक हैं उतने इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल लेते हैं। ठीक, जितने लिंक हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या निकाला, इसको 1 2 3 कहा था। ठीक, तो ये देखो 1 और 2 सच में यहाँ मिल रहे थे। ठीक, तो 1 का 2 के सापेक्ष निकाले था I1 2, I का 3 के सापेक्ष I और 3 देखिए मिल नहीं रहे हैं, 1 और 3 नहीं मिल रहे हैं ना, तो 1 का 3 के सापेक्ष कैसे निकलेगा। तो 1 और 3 को निकालना है तो 1 3 को बढ़ा दीजिए, दोनों जिस जगह पर जाकर कट करेंगे, अगर इस तरफ कट करेंगे तो इस तरफ, अगर इस तरफ कट करेंगे तो इस तरफ, तो वहीं पर 1 3 हो जाएगा। 1 4 ऑलरेडी यहाँ पे है, मतलब हर लिंक के सापेक्ष इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना पड़ता है। ठीक,
इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल लेते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिजिड थिन डिस्क रोलिंग ऑन ए प्लेन रिजिड सरफेस इज लोकेटेड एट। इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होता है? दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट पे होता है। एट द सेंटर ऑफ द डिस्क नहीं, एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन सरफेस नहीं, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है सी। इसका आंसर क्या है? सी। चौथा दिया द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस सिचुएटेड वर्टिकली अपोजिट टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट। यहाँ पे भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस सेंटर संबंधित आते हैं। ठीक, इसको आपको तैयार कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने दिया द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 2 ओमेगा वी ऑफ द स्लाइडर ए विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्साइड पॉइंट बी, ठीक, इज शोन इन द फिगर 1, 2, 3 and 4। डायरेक्शन शोन बाय द फिगर। इसमें से उन्होंने पूछा है 1, 2 and 4 आर रॉन्ग, 2 and 3, 1 and 2 आर रॉन्ग। तो देखिए सही गलत क्या है। तो कोरियोलिस कंपोनेंट होता क्या है? कोरियोलिस कंपोनेंट होता है जब कोई स्लाइडिंग बॉडी है अपने स्लाइडिंग के साथ साथ रोटरी मोशन भी करने लगती है, तो उसी को कहा जाता है कि वो क्या है, उसमें कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है। मतलब एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है, उसके साथ उसमें कोरियोलिस कंपोनेंट एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक, तो उसका डायरेक्शन कैसे ज्ञात करें? मान लीजिए कि लिंक है जिस पर वो स्लाइडर बना हुआ, जगह स्लाइडर क्या है, इस स्लाइडर इस पर मोशन कर रहा है, साथ ही ये लिंक क्या है, मूव भी कर रही है। तो देखिए अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिंक मूव कर रही तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव कह देंगे। ठीक, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? नेगेटिव कह देंगे। ठीक, इसी प्रकार यदि स्लाइडर जो है जो फिक्स्ड सेंटर इससे दूर की ओर दूर जा रहा है तो मतलब इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव मानते हैं। और अगर नज़दीक आ रहा है, ठीक, मतलब नज़दीक आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। ठीक, तो देखिए अगर अगर कोरियोलिस कंपोनेंट रोटेशन के ही डायरेक्शन में है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है रोटेशन भी इसी डायरेक्शन है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। और अगर उसका कोरियोलिस कंपोनेंट रोटेशन ऑफ डायरेक्शन मतलब अब इस डायरेक्शन में था तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको हम लोग नेगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे। बस इतना याद कर लीजिए कि देखिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसको पॉजिटिव कहिए। देखिए कोई फिक्स नहीं है, आप जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहे उसको पॉजिटिव मान सकते हैं, जिसको नेगेटिव मानना चाहे तो उसको नेगेटिव मान सकते हैं। लेकिन याद रखने के लिए आपको कोई एक तरीका फिक्स करना पड़ेगा अपने दिमाग में। ठीक, तो अगर क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव कहिए लिंक का रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव कहिए। स्लाइडर अगर सेंटर से दूर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव कहिए, और नज़दीक आ रहा है तो उसको नेगेटिव कहिए। ठीक, और अगर कोरियोलिस कंपोनेंट रोटेशन के ही डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है तो उसको पॉजिटिव कहिए, और उसके रोटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक, तो उसको नेगेटिव कहिए। या ऐसे समझिए कि इस तरफ है, दाईं ओर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव कहिए, और बाईं ओर जा रहा है तो उसको नेगेटिव कहिए। ठीक, तो इस तरह से। ओके, तो अब इसके आधार पे तो अगर दोनों, अगर ये क्या कहते हैं स्लाइडर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और क्या कहते हैं रोटेशन भी पॉजिटिव है, तो जो कोरियोलिस कंपोनेंट होता है वो भी पॉजिटिव होता है। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी कोरियोलिस कंपोनेंट पॉजिटिव होता है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो कोरियोलिस कंपोनेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो कोरियोलिस कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब देखिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, चारों को हमको सॉल्व करना है। देखिए पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं। पहले वाले में रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब नेगेटिव। और स्लाइड, ठीक, स्लाइडर की वेलोसिटी कितनी है? स्लाइडर की वेलोसिटी दूर जा रहा है तो ये कैसा होना चाहिए? कोरियोलिस कंपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होना चाहिए मतलब उसका डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए? दाईं ओर होना चाहिए। तो पहला क्या हो जाता है इसमें? पहला ही एक मिनट, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो उसी डायरेक्शन में घूमेगा जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो जाए
की। तो इन्होंने पूछा क्या निम्नलिखित में से गलत क्या क्या है, हम लोग को गलत क्या क्या है वो पूछा गया है। क्वेश्चन है हम लोग का, वो निम्नलिखित में कौन कौन से रॉन्ग है। तो रॉन्ग क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे उसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम वी इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक, तो देखिए उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला देखिए क्यों, क्योंकि दोनों ही हमने क्या है इसमें, ये नेगेटिव है, आपका रोटेशन नेगेटिव है, लेकिन स्लाइडर दूर जा रहा है तो पॉजिटिव है। तो इन दोनों से मिलकर के क्या होना चाहिए, डायरेक्शन जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए ना। तो नेगेटिव है, हम क्या कहते हैं जो इस बाएं होता है वो नेगेटिव हो जाता है कोरियोलस कंपोनेंट। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ पूरा शुरू से। देखिए इसमें जो रोटेशन है क्रैंक का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव है। फिर स्लाइडर क्या है, दूर जा रहा है, दूर स्लाइडर तो क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाए, नेगेटिव मतलब कोरियोलस कंपोनेंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो कोरियोलस कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में है, हाँ है। तो पहला कथन क्या है, पहला वाला सही है। ठीक, तो पहला वाला सही है, तो ये दोनों तो इसके आंसर नहीं हो सकते। तो अब तीसरा गलत होगा तो चौथा गलत होगा। ठीक, क्योंकि तो दूसरा तो गलत होना फिक्स हो गया। ठीक, क्योंकि इन दोनों ये भी तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें देखिए v की वेलोसिटी क्या है, v की वेलोसिटी को नीचे की ओर है, तो मतलब सेंटर नज़दीक आ रहा मतलब नेगेटिव है। ठीक, उसके बाद ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, ओमेगा की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी नेगेटिव है। तो ठीक, तो ओके, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो मतलब कोरियोलस कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या हो जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्या इस डायरेक्शन में है, नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं। तो ये वाला सवाल के क्या है, गलत डायरेक्शन दिया है, तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए इसमें ये v वेलोसिटी दूर जा रहा है तो ये मतलब पॉजिटिव है। ठीक, ओमेगा क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब कोरियोलस कंपोनेंट डायरेक्शन दाईं ओर होना चाहिए। तो क्या उसी डायरेक्शन में, हाँ है। तो तीसरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक, अब चौथा ले लेते हैं। चौथा देखिए इसमें v की वेलोसिटी क्या है, नीचे की ओर मतलब नेगेटिव है। ठीक, ओमेगा क्या है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है। ठीक, और इसकी वजह तो फिर जब पॉजिटिव नेगेटिव है तो किस डायरेक्शन होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन होना चाहिए। क्या इस डायरेक्शन में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो उन्होंने पूछा निम्नलिखित में रॉन्ग कौन सा, 2 और 4, तो 2 और 4 रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 2, आंसर हो जाएगा ए, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दी ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते तो उसकी प्लेलिस्ट के भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। साथ में अगर आप अन्य क्वेश्चन सीरीज़ को देखना चाहते तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मतलब आपको कहीं भटकना नहीं है, आप सिर्फ हमारे डिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की लिंक भी मिल रह जाएगी, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन की भी लिंक मिल जाएगी, साथ में उसकी सैलरी एंड प्रमोशन कैसा होता है यूपीआर में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। आप सब देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहे तो लिंक की सहायता से जुड़ भी सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक, अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।